हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कल रोल्ट लॉ का ग्राफ स्टडी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, उनको हम दो टाइप के सॉल्यूशंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें से जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ना, वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो रोल्ट लॉ को ओबे करता है हर एक कॉन्सेंट्रेशन की रेंज के ऊपर। तो उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। और जो सॉल्यूशन रोल्ट लॉ को ओबे नहीं करते सारी कॉन्सेंट्रेशंस पे, उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम इनकी डेफिनेशंस लिखें तो हम लिख सकते हैं आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज विच ओबे Rolle's law over the entire range of concentration ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कैसे होते हैं? नॉन आइडियल solutions does not obey Rolle's law over the entire range of concentration. तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। अभी हम शुरू करेंगे आइडियल सॉल्यूशन से, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। उसके बाद हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमें एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, उनको हमने बोला है ऐसे सॉल्यूशन जो रोल्ट लॉ को ओबे करेंगे हर एक रेंज के ऊपर, हर एक कॉन्सेंट्रेशन की रेंज के ऊपर। ऐसे सॉल्यूशंस कब बनते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस तब बनते हैं जब हम ऐसे दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर साइज़ है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, एक जैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, और उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना, वो भी ऑलमोस्ट सेम से होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पॉइंट के थ्रू पढ़ना है। तो चलो इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले जब हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ये रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं। तो इनके लिए जो ग्राफ बनेगा ना, रोल्ट लॉ का ग्राफ, वो कैसा बनेगा जो एग्जैक्टली हमने कल बनाया था। ठीक है, तो हमने कैसे बनाया था? हमने यहाँ पे लिखा था प्रेशर, यहाँ पे हमने लिखी थी मोल फ्रैक्शन। हमने यहाँ पे बोला था यहाँ पे XA है वो 0 होगी, यहाँ पे XA कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन B की 1 होगी, और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन B की क्या होगी? 0 होगी। तो हमने ऐसे करके बनाया था ना, और हमने दो लाइन खींची थी ऐसे करके, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये ग्राफ किसके लिए था? ये ग्राफ था सोल्यूट के लिए, और ये वाला जो ग्राफ था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो छोटे वाला, ये था हमारा सोलवेंट के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और जो टोटल हमारा प्रेशर था वो था यहाँ पे PT, विच वॉज PA प्लस में PB। ठीक है, तो ये हमने रोल्ट लॉ का ग्राफ पढ़ा था। तो एग्जैक्टली यही ग्राफ बनेगा उन सॉल्यूशंस के लिए रोल्ट लॉ का। तो अब क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दो सॉल्यूशंस विच फॉलो द रोल्ट लॉ फॉर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर आइडियल सॉल्यूशंस। तो ये वाली डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पे लिख लेनी है फर्स्ट पॉइंट के तौर पे। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये हो जाएगा कि इसका जो प्रेशर जो हम कैलकुलेट करते हैं ना थ्योरेटिकली, इसका मतलब जो हम कैलकुलेशन से प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेशन से, वो इक्वल टू आएगी P ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या है? जो हम एक्सपेरिमेंट करके जो लैब के अंदर निकालेंगे ना, उसके बिल्कुल इक्वल आएगी। ऐसा नहीं होगा हमने कैलकुलेट कुछ और किया है और एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ और आया है। ठीक है, तो दोनों की जब वैल्यू, जो प्रेशर थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट किया है और जो ऑब्जर्व हुआ है हमें, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती हैं तो वो हमारा सॉल्यूशन होता है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और थ्योरेटिकली हमने सीखा भी था हमने कैसे कैलकुलेट करना है। थ्योरेटिकली जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम कैलकुलेट करते हैं PA प्लस PB, और PA को हम क्या लिख सकते हैं? P नोट A XA प्लस में
पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, तो थ्योरेटिकली तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और जो लैब में निकालना है मतलब ऑब्जर्व करना है जो प्रेशर, वो हम मीटर्स के थ्रू करते हैं। ये हमारे लेबोरेटरी में होते हैं बैरोमीटर वगैरह, तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसके लिए। अब लिखते हैं हम इसके लिए थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम के बारे में। यहाँ पे हम ये लिखते हैं जो वॉल्यूम चेंज होता है ना मिक्सिंग के बाद, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, जो चेंज इन वॉल्यूम आएगी वो हो जाएगी ज़ीरो। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम होती है, ठीक है, तो वो कैसी होती है, अगर हम अलग अलग कंपोनेंट्स को मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट को हमने अगर मिक्स किया है और टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम ली है हमने, तो उन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग वो क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। इसको हम एक थोड़ा एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं। मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ले लिया 10 ml ले लिया मैंने सोल्यूट ए, ठीक है, 10 ml मैंने ले लिया बी कंपोनेंट मतलब सोलवेंट ले लिया। अब क्या किया, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और एक सॉल्यूशन बना दिया। अब जो सॉल्यूशन बना है ना, ठीक है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो चेंज इन वॉल्यूम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम आई है उसमें से माइनस करेंगे वॉल्यूम जो हमने सोल्यूट की ऐड की थी, ठीक है, प्लस में वॉल्यूम जो हमने सोलवेंट की ऐड की थी। ठीक है, यहाँ पे सोलवेंट लिख लेना आप लोग। तो ये वॉल्यूम जो हमने सोलवेंट की ऐड की थी, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम आई है, यहाँ मान लो जब हमने, क्योंकि ये क्या है आइडियल सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं आएगा। इसका मतलब 10 + 10 इज इक्वल टू ये कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो ये 20 हो गया। सोल्यूट कितना लिया था, 10 लिया था। सोलवेंट कितना लिया था, यहाँ से 10 लिया था। तो जब मैं चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करने जाऊंगी तो ये क्या आएगा, 10 + 10 क्या हो गया, 20 हो गया। 20 - 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम जो है हमारा 0 आया है। तो ये है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। ये मतलब है इस थर्ड पॉइंट का, कि हमने सोल्यूट और सोलवेंट की जो अलग अलग वॉल्यूम ली थी, उनको मिक्स करने के बाद भी जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम आई है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। ये जो पॉइंट मैं करवा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स के अंदर आपको थोड़े से मिक्स करके मिलेंगे ये पॉइंट्स। तो ऐसे करके अगर आप नोट्स बनाते हो, अपने पॉइंट्स लिखते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स के अंदर। तो हमने इसके 2 पॉइंट कर लिए हैं। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं लिखने लगूँ, इन दीज सॉल्यूशंस द इंटरमोलिकुलर interactions between the components that means A और B की अट्रैक्शंस। ये आप लोग एक बार लिख लीजिए पॉइंट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या चीज़ होती है। आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड as the intermolecular interactions in pure components। इस और प्योर कंपोनेंट्स की हम लेते हैं ए और ए के बीच की और बी और बी के बीच की अट्रैक्शंस या फिर इंटरेक्शंस आप इसको बोल सकते हो। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का सिंपली मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर अगर मैं एक सब्सटेंस यहाँ मैं मान लेती हूँ ये सोल्यूट है, ठीक है, ए और ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन थे या फिर जो सोल्यूट इंटरेक्शंस थी, ठीक है, और जो सोलवेंट के बीच में जो इंटरेक्शंस थी ना, तो जब इनका सॉल्यूशन बनेगा तो ए और बीच के बीच में मतलब सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में भी सेम इंटरेक्शंस हमें मिलेंगी। ठीक है, तो इंटरेक्शंस जो होंगी वो सेम हो जाएंगी। इस पॉइंट का ये मतलब है। अब ये कैसे होगा, अगर मैं मान लेती हूँ ए और ए के बीच की, ये मान लो मॉलिक्यूल है ए और ए की, ठीक है, ये ए है ये है, इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था या फिर जो इंटरेक्शंस थी, ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लेती हूँ ये है बी का।
ठीक है। तो बी और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस थी, और यहाँ पे मैंने बना दिया सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो बी के बीच में और जो ए के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंट्रैक्शंस हैं, वो क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। ये है सॉल्यूशन और ये था हमारा बी, ठीक है। तो ये जस्ट समझाने के लिए है, ए और ए के बीच में जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, बी और बी के बीच में जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, ए और बी के बीच में भी वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब सोल्यूट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन था, सोलवेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन था, तो सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होंगे वो भी सेम होंगे, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। तो ये पॉइंट है जो ये हमसे यहाँ पे कहना चाह रहा है। बुक लैंग्वेज में आपको ये ऐसे लिखा मिलेगा, लेकिन समझने के लिए आप इसको ऐसे मतलब समझ सकते हो। अब क्योंकि हमने बोला कि कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दोनों कंपोनेंट्स के वो सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो जो हीट चेंज होगा मिक्सिंग के दौरान, मतलब जो हमारा डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होगा ना, वो भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। या फिर इसको डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, या फिर इसको बोल दो आप लोग डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, वो रहेगा ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशंस इन विच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और चेंज इन हीट, ठीक है, तो वो रहेगी हमारी ज़ीरो। ओके, तो इसके लिए अगर मैं आपको लिखवाना चाहूँ तो आप लिख सकते हो, आइडियल सॉल्यूशन आर those solutions in which the heat change on mixing that is delta में, कैसे भी लिख लो इसको, आपको समझ में आना चाहिए। in such solutions must be zero, मस्ट बी ज़ीरो। अब ये क्या होती है, हीट जो होती है वो क्या होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ी होगी। हमने यहाँ पे बोला है ए और ए के बीच में कोई यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा, मतलब ए के बीच में जैसे अट्रैक्शंस थे, बी और बी के बीच में जैसे अट्रैक्शन थे, वैसे ही ए और बी के बीच में अट्रैक्शंस हो जाएंगे, है ना, हमने ये बोला। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे ए और ए के बीच में ये था, ठीक है, ये इंट्रैक्शन था या फिर अट्रैक्शन था, ये बी और बी के बीच में बॉन्ड था, तो क्या बना होगा, यहाँ पे 2a भी बना होगा, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करना है, तो हमें यहाँ पे बैलेंस करने पड़ेंगे। 2a हैं तो यहाँ पे 2a हो गए, और 2b हैं तो यहाँ पे 2b हो गए। तो यहाँ पे मतलब क्या है, जितनी हम एनर्जी सप्लाई करेंगे ना, और जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, हमें पता है हमें कोई बॉन्ड तोड़ना है तो उसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और अगर जब कोई बॉन्ड मतलब बनता है तो एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है, ठीक है। मतलब जब भी हमें कोई बॉन्ड तोड़ना है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और जब कोई नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है। तो जो एनर्जी सप्लाई करेंगे और जो एनर्जी रिलीज़ होगी, उन दोनों के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं होगा यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ, ये जो बॉन्ड टूटना था तो मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड किए 10 जूल्स, ठीक है। ये बॉन्ड जब टूटा तो इसको एनर्जी दी गई 10 जूल्स, और जब ये बना ना तो ये कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, 2 × 10 जूल्स एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होगी। तो अगर मैं काउंट करूँ, एनर्जी मैंने सप्लाई कितनी की थी, 10 + 10 = 20, और यहाँ से एनर्जी रिलीज़ कितनी हुई है, 10 × 2 - 20 हो जाएगा। तो जितनी एनर्जी हमने सप्लाई की है उतनी एनर्जी रिलीज़ हो गई, तो जो डेल्टा एच है, चेंज इन हीट है, वो क्या हो गया, यहाँ पे ज़ीरो हो गया है। यहाँ पे ये क्या है, चेंज इन हीट है। तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है। अब जो हमारा 5th पॉइंट होगा वो इसके एग्जांपल्स के ऊपर होगा, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएं तो क्या पता वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लग जाए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे, जिनका मोलिकुलर मास जो है ऑलमोस्ट नियर होगा एक दूसरे के। तो इसके एग्जाम्पल सबसे पहले हो जाएगा बेंजीन और टोलुइन। बेंजीन प्लस टोलुइन का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है। सेकंड हो जाएगा हमारा
एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का सॉल्यूशन। आप जब इनके मॉलिक्यूलर मासेस देखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। ब्रोमो इथेन और जो आइडो इथेन है वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। ऐसे करके आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप लोगों को ये लर्न करने पड़ेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एटलीस्ट 2-2 एग्जाम्पल तो आप लोगों को लर्न होने चाहिए आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के।